अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में हम ज़रा बात करेंगे नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सोहेल आफरीदी साहब ने जो एक पहली बड़ी मूव खेली है, वो क्या थी? वो ये थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास बुलाया गया था। केपी अगेन वाज़ द मेन फोकस और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फैसला किया कि वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। ज़ाहिर है उन्होंने जो एक ख़त सामने आया, जो उन्होंने आगाह किया था और अपनी जगह नॉमिनेट किया था मुज़म्मिल असलम साहब, जो कि साबका सीएम गंडापुर साहब के एडवाइज़र थे ऑन फाइनेंस। मुज़म्मिल असलम साहब का कहा गया उसमें कि और इनको कन्वे किया गया था कि वज़ीर आला के बजाय मुज़म्मिल असलम साहब उस इजलास में शिरकत करेंगे। वजूहात में ये बताया गया था कि जी ड्यू टू इम्पोर्टेंट मीटिंग्स या कुछ उनके जो मसरूफियात थी उसके हवाले से जिक्र किया गया था, लेकिन उन्होंने शिरकत से इनकार किया। अब ये जो पहला इनकार था उससे उन्होंने पहले ये फ्रंट जो है वो खोल दिया है। क्या उन्हें इस इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? एक बहस मुल्क में छिड़ चुकी है कि इतने जल्दी उन्होंने इतना बड़ा पंगा ले लिया है, जबकि ये एक आला सतह का इजलास था, इसमें फील्ड मार्शल साहब भी शरीक थे। क्या उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था, शिरकत करनी चाहिए थी? नहीं शिरकत की तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? और अगर शिरकत करते तो उससे क्या मैसेज आता? नहीं शिरकत करने का क्या पैगाम गया है? लीडर के हवाले से भी जो उन्होंने ज़ाहिर है क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि उनका नज़रिया, पार्टी का नज़रिया और जो उनका एक बयानिया है उसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे और इस बात का जो की रिफ्लेक्शन जो थी वो आपको पता है कि उनकी पहली तकरीर जो फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने की मुंतखब होने के बाद, तो उसमें भी रिफ्लेक्ट करता है कि वो इमरान खान के इजाज़त से ही, इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पर ही आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने 2 घंटे तक हमने देखा था कि इंतज़ार किया अडियाला जेल के बाहर, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी गई और फिर उन्होंने 2 और उन्होंने अप्रोचेज़ जो उनकी नज़र आई हैं वो क्या थी? एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन और दूसरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने खत लिख डाला है। सो आते के साथ ही वो जो इतने शॉट्स खेल रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब, ये किस तरफ लीड कर सकता है? फिर हम ज़रा बात करेंगे मौलाना फज़लुर रहमान साहब, जो कि ऑपोज़िशन लीडर के तौर पे उनको अब कुछ सहाफ़ी ये अपनी स्टोरीज़ में लिख रहे हैं, अपने कॉलम्स में लिखना शुरू कर रहे हैं कि ये मौलाना फज़लुर रहमान साहब ऑपोज़िशन लीडर के तौर पे भी दिखाई दिए जा सकते हैं। आपको पता है ऑपोज़िशन लीडर जो कि कायदे-ऐवान के बाद दूसरी बड़ी जो पोज़ीशन होती है, वो ऑपोज़िशन लीडर की होती है उस ऐवान में। सो उस पे बात करेंगे कि मौलाना साहब आपको लास्ट वीडियो में बताई थी क्या कुछ वो कह रहे थे पार्लियामेंट के हवाले से, वो ज़रा थोड़ा रिपीट भी बात करेंगे और फिर कुछ डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि मौलाना साहब आखिर चाह क्या रहे होते हैं। आपने अपने कमेंट्स में तो ज़रूर बताया कि मौलाना साहब का किबला किस तरफ होता है, वो सबको पता है, लेकिन मौलाना साहब क्या वाक़ई में ऑपोज़िशन लीडर के तौर पे एक नज़र आ सकते हैं? और जो महमूद अचकज़ई साहब का नाम दिया था, उसमें असल ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कौन कर रहा है? इस पे बात करेंगे। सो जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आला सतह का ये सिक्योरिटी ऑब्वियसली सिक्योरिटी मीटिंग थी। इस इजलास में जब ये शिरकत नहीं करते वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब, तो इससे होता क्या है? इससे हुआ क्या? इससे एक ऑब्वियसली उन्होंने क्लियर पैगाम इमरान खान साहब को दिया है, क्लियर मैसेज था इमरान खान साहब के लिए कि वो उनके ही रूल्स, उनके ही डायरेक्टिव्स के मुताबिक चलेंगे, उसी ही पर अमल पैरा होंगे। और खान साहब की बात से वो डाइग्रेस नहीं करेंगे, खान साहब के अहकामात से वो डाइग्रेस नहीं करेंगे, वो लेफ्ट राइट नहीं जाएँगे। जो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम, बहुत बड़ा एक चार्ज जो है वो साबका वज़ीर आला गंडापुर साहब पे था एंड इवेंचुअली ही वाज़ सेंट पैकिंग। गंडापुर साहब से मुतालिक जो एक इम्प्रेशन ज़ोर पकड़ गया था वो ये था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वो बंद कमरों में जाके इनके साथ जब बैठते हैं, वो बहुत खुशगपियाँ करते हैं, वो बहुत जी हुज़ूरी करते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब भी बता चुके हैं तवातर के साथ कि जी वो मक्खन के ट्रक्स लेकर आए हुए होते हैं। सो गंडापुर साहब और फिर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इनके साथ एक तरफ मोहसिन नकवी साहब हों, दूसरी तरफ फैसल करीम कुंडी हों। लिहाज़ा जो गंडापुर साहब और जो लोगों के दरमियान एक जो गैप था, डिस्ट्रस्ट था, वो वक़्त के साथ-साथ हर गुज़रते दिन के साथ-साथ बढ़ रहा था, वो कम नहीं हो रहा था। सो सोहेल आफरीदी साहब आके सबसे पहले तो वो एक क्लियर मैसेज भेजते हैं, ना सिर्फ इमरान खान साहब को बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की वो 4.5 करोड़ की आवाम का सूबा है, उस सूबे की आवाम को भी वो मैसेज दे रहे हैं कि मैं लीडर के अपने साथ खड़ा हूँ, मैं लीडर की बात से लेफ्ट राइट नहीं होऊँगा। क्योंकि आज अगर इस इजलास में वो शिरकत करते
تو اس سے ایک امپریشن یہ جاتا کہ جی یہ تو آتے کے ساتھ ہی لیٹ گیا ہے، یہ تو آتے کے ساتھ ہی کمپرومائز اب یہ نظر آئے گا، اس کو اب یہ بہلا پھسلا کے اپنے ساتھ کر لیں گے۔ سو دو چیزیں ہیں جو کہ بار بار اب بات ہو رہی ہے کہ آئدر ان کے لیے بہت مشکلات کھڑی کی جائیں گی، جو کہ یہ جو قریبی ان کے ذرائع ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ہر آبسٹیکل کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ ایک جذباتی کارکن ہوتا ہے، جذباتی جو ورکر ہوتا ہے، جو جوان ورکر ہوتا ہے عمران خان کا بالخصوص، تو وہ بہت ہر چیز کے لیے بہت ڈر خوف اس میں نہیں ہوتا، ہر چیز کے لیے وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر چیز وہ آل آؤٹ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر چیز وہ کھونے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کو زیادہ فکر نہیں ہوتی، ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز۔ اور ان کے قریبی ذرائع سہیل آفریدی صاحب کے بتاتے ہیں کہ جہاں پر اتنا بڑے کاز کے لیے جب وہ فائٹ کر رہے ہوں اور عمران خان جیل میں ہو، مطلب سب سے بڑا جو ایک ان کے لیے موٹیو ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے، اس سے آگے وہ کہتے ہیں لیفٹ رائٹ ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا وہ ہمیں ہمارے پاس کچھ لوز کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، اس سے آگے ہم سے مطلب کیا یہ لے لیں گے۔ سو یہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آگے چل رہے ہیں، سو ان کو کوئی آبسٹیکل کا ان کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی جائے ان کو اس بات سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ لیکن پھر دوسری طرف اس میٹنگ کا اسپیشل فوکس خیبر پختونخوا تھا اور اٹ ایکچولی میریٹڈ سی ایم's پریزنس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اس میں جو نمائندگی ہے، صوبے کی نمائندگی، اس اجلاس میں ہونا ضروری بھی تھی۔ آپ اپنی آراء سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا کیونکہ ایک طرف وہ ایک صوبے کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس ان میٹنگز میں اگر وہ شرکت نہیں کریں گے تو پھر وہ ایک گیپ آئے گا، ایک ورکنگ ریلیشن بھی ان کو رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑی تلوار ان کے سر پہ ضرور ہے کہ آئدر وہ ان میٹنگز میں شرکت کریں اور پھر ان کے اوپر ایک کمپرومائز کا لیبل آئے جو کہ وہ نیچرلی وہ نہیں چاہیں گے، لیکن کیا وہ اس کو بوائیکاٹ کر کے، کیا وہ اس سے دوری اختیار کر کے اپنے لیے معاملات اسموتھلی چلانے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت مشکل سوال ہے اور یہ میرے خیال سے اس کا جواب بہت آسان بھی نہیں ہوگا کیونکہ ان کو اپنی ایک پوری اسپیس بنانی ہے سسٹم کے اندر رہ کر چلنے میں، اور جہاں پر انہوں نے اپنے جو ٹارگیٹس ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں نیچرلی، جس میں ون آف دیم از عمران خانز ریلیز اینڈ جو باقی سارے لیڈرز ہیں یا ورکرز ہیں ان کی ریلیز کے لیے انہوں نے وہ راہ ہموار کرنی ہے، تو وہ بھی انہوں نے انہی کے ساتھ ڈیل کر کے، ڈیل ایز اے ناٹ ڈیل بٹ سسٹم میں رہ کے ہی انہوں نے اپنے لیے وہ اسپیس کریٹ کرنی ہے اور وہ راہ ہموار کرنی ہے ان کی ریلیز کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو اس اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی؟ ایک طرف جہاں پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، جو بینیفیشریز تھے اس پورے پلاٹ کے وہ آج کو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی زیر صدارت یہ پورا اجلاس ہو رہا تھا، یہ ان کے مینڈیٹ پہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، تو کیا ان کی زیر صدارت ایک اجلاس میں شرکت کر کے وہ اپنے اوپر ایک اتنا بڑا ٹیگ کیا پہلے سے ہی لینا چاہتے تھے؟ میری رائے اس میں فرق ہے اینڈ مائی اوپینین واز کہ ان کو اس میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ ان کو شرکت اس لیے بھی کرنی چاہیے تھی دکھانے کے لیے ان تمام لوگوں کو کہ جو سمجھتے تھے کہ شاید وہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اس کرسی پہ آنا، وہ اہل نہیں ہے، جو کہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے ان کو کہ وہ اہل نہیں ہے، سو ان کو بہت کانفیڈنٹلی جانا چاہیے تھا کہ یہ عمران خان کے پک تھے، عمران خان کے جو فیصلہ تھا اس کے بعد یہ آئے ہیں، ان کو عمران خان کا فیصلہ حاوی ہوتا ہے، ویٹیج رکھتا ہے تمام تر باقی ہتھ کنڈوں پہ، حربوں پہ، ان کو اس میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ That's what I felt۔ خیبر پختونخوا صوبے کی اس میں بات بہت ایک پرائم فوکس تھا اس وجہ سے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عمران خان کا فیصلہ وہ پریویل کرتا ہے باقی سارے حربوں پہ، باقی سارے ہتھ کنڈوں پہ، اس لیے بھی ان کو اس میں بڑے کانفیڈنٹلی اس میں شامل ہونا چاہیے تھا، دکھانا چاہیے تھا کہ بہت سارے لوگ جو ان کو نا تجربے کار سمجھتے تھے، بہت سارے لوگ جو ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرے تھے، وہ سارے لوگ جو کہ کہتے تھے کہ جی ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، وہ سارے لوگ جو کہ پریس کانفرنسز کر کے ہمیں بتا رہے تھے کہ جی صوبہ کوآپریٹ نہیں کرے گا، حمایت نہیں کرے گا، اور بظاہر تو ان کے آنے سے پہلے ایسا تاثر دیا جاتا ہے یہ بہت بڑے دشمن کوئی خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ الیکٹ کرنے جا رہی ہے۔ نیچرلی عوام جب ہم کہتے ہیں تو ان کے جو نمائندہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہی ووٹ کرنا تھا، سو یہ ساری چیزوں کو رول آؤٹ کرنے کا بہترین موقع یہ تھا۔ رول آؤٹ تو آلریڈی کر دیا ہے اس انتخاب سے، لیکن اس اجلاس میں بیٹھ کے وہ اپنی ایک پوزیشن کے ساتھ بیٹھتے، وہ اپنی ایک اسٹرینتھ کے ساتھ بیٹھ رہے تھے،
उनको दिखाना चाहिए था। मेरे ख़्याल से तो ज़रूर इनको शिरकत करनी चाहिए थी, लेकिन आगे भी इनको मौका मिलेगा, बट इसमें शिरकत ज़रूर करें, शिरकत ज़रूर करें। और फिर ये जो सूबे के ज़ाहिर इनको हुकूक की बात करनी है, इनको एनएफसी शेयर से लेके जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल है, उसमें सब पे अपनी पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ आपने एक सेंटर के साथ बार्गेन भी करना है, और अपने लिए चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है आपने राह हमवार भी करनी है, अपनी चीज़ें, अपने मुतालबात आपने तस्लीम भी करवाने हैं। सो उसके लिए आपने एंगेज तो किसी न किसी सतह पे आपको एंगेज तो करना ही पड़ेगा। मेरे ख़्याल से तो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर तो आप एक फ्रंट को ओपन करने जा रहे हैं टू सून, मतलब बहुत जल्दी आपने इस फ्रंट को आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हिच अगेन वोंट हेल्प मच। आप नहीं गए, मुज़म्मिल असलम चले गए, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके जाने से मेरे ख़्याल से ज़्यादा फ़र्क पड़ता। आपके जाने से एक इम्प्रेशन जाता, और लाइक आई सेड कि इमरान खान का फ़ैसला कैसे हर चीज़ पर प्रिवेल कर रहा है, वो आपको दिखाने की एक मेरे ख़्याल से अशद ज़रूरत थी। बहरहाल इसके साथ-साथ ही उन्होंने, मैंने जिस तरह से कहा कि इमरान खान साहब को तो एक ज़रूर पैगाम दिया है। दूसरी बात ये कि इसको किस एक और तरीके से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि ये आफरीदी साहब का एक काउंटर रिस्पॉन्स था। अगेन टू प्राइम मिनिस्टर्स अर्लियर रिस्पॉन्स, वो जो पूछ कर बताता हूँ, पूछ कर बताऊँगा वाली जो बात थी, उसके काउंटर रिस्पॉन्स में भी देखी जा सकती थी। बड़ा अच्छा मौका था कि अफरीदी साहब इसमें इस यहाँ पर मौजूद होते, और फिर जब मीटिंग इंक्लूड भी होती या मीटिंग से कबल ही आफरीदी साहब जो है वो जब मुलाकात जब बात कर रहे होते, तो इनफॉर्मली भी वो ये बात कह सकते थे कि जी आपने तो पूछ कर मुझे बताना था, आपने बताया नहीं। सो लिहाजा ये एक बहुत काउंटर रिस्पॉन्स उनकी तरफ से एक ज़रूर एक जाता कि जी आपने पूछ कर बताना था इन साहब ने, जो कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, एंड आई एम सॉरी यू हैव टू पुट अप विद दिस पिक्चर। आप लोग एतराज़ करते हैं इस बात की कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की पिक्चर पीछे मत लगाया करें, आप लोग काफ़ी दफ़ा कहते हैं। लेकिन क्योंकि बात इस हवाले से, इस इजलास के हवाले से होनी थी, सो माज़रत आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोग प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिए। और मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब की क्योंकि मुलाकात अभी तक उन्होंने रिवर्ट ही नहीं किया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बताया ही नहीं है वज़ीर आज़म साहब ने, क्योंकि उनको क्या जवाब मिला जब वो पूछ कर उन्होंने कहा था कि पूछ कर जो है वो बताएँगे, लेकिन पूछ कर बताता हूँ वाला सिलसिला अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि या आइदर ये पूछने की इनकी हिम्मत नहीं थी, या फिर इन्होंने पूछा और उनको फिर क्या जवाब मिला है, जो ये खुद ही एब्ज़ॉर्ब करने में मेरे ख़्याल से इनको दिक्कत हो रही है, तो ये आगे क्या बताएँगे? आप भी बेहतर समझते हैं। साथ-साथ इमरान खान साहब से जो मुलाकात की बात है, उसकी फ़ैसिलिटेशन अभी तक ज़ाहिर है, उसके मुंतज़िर है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और वो चाहते हैं कि मीटिंग को अरेंज किया जाए। उन्होंने तमाम तर जो है एवेन्यूज़ को टैप किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशन कर दी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी साहब को भी खत लिख दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो, मतलब पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है। उनको जब खत लिखा जाता है, इतने उनको खत जा चुके हैं, मेरे ख्याल से या वो उनका मेल बॉक्स पूरा भर चुका है, खाली करें ज़रा वो अपना डब्बा जो है मेल बॉक्स, वो मेरे ख्याल से इतने सारे खत जा चुके हैं, एक खत पे भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है या बहुत मसरूफ है या मेल बॉक्स उनका भर चुका है। खोलिए, खोल के देखिए आपको कितने खतूत आ चुके हैं, कितने लेटर्स आ चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बहरहाल मेल बॉक्स भरा हुआ है, बहुत सारे खतूत उनको पहले ही जा चुके हैं। अभी हालिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब का खत उनको गया है, जिसमें वो गुज़ारिश कर रहे हैं कि जी उनकी इमरान खान साहब से मीटिंग को फैसिलिटेट करवाया जाए। मीटिंग की अरेंजमेंट्स का जो दीगर एहलकार हैं, जेल सुपरिटेंडेंट है, जेल इंतज़ामिया है, अडयाला जेल इंतज़ामिया, उनको हिदायत जारी की जाए, उनको डायरेक्ट किया जाए कि वो काइंडली इस मीटिंग को वो इंश्योर करें, फैसिलिटेट करवाएँ, और एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसकी पार्टी के जो पैट्रन इन चीफ है, उससे मिलने की जो है वो सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी लिख दिया है, दरख्वास्त कर दी है, लेट्स सी वहाँ से भी क्या रिस्पॉन्स आता है, और उन्होंने साइमल्टेनियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी सोहेल आफरीदी साहब लिख चुके हैं। अब लेट्स सी अदालती रूट से भी क्या उनको कोई होप मिल सकेगी, और दूसरी तरफ मिस्टर पूछ कर बताता हूँ तो अभी तक
उनको जवाब या तो जवाब मिला नहीं है, और या अगर जवाब मिल गया है तो वो बताने के काबिल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कुल इनकी अथॉरिटी कितनी है। अ, वो खुद कुछ इस बताने की पोज़ीशन में नहीं थे अपनी तौर पे। असूली तौर पे तो जो मेरे ख़्याल से अवामी मैंडेट से इक़्तिदार में अगर कोई शख़्स आया होता है, जो अवामी वोट से आता है, जो वोट को वाक़ई में वोट की सैंक्टिटी पर बिलीव करता है, वोट की सैंक्टिटी का उसको एहसास होता है, वोट की इज़्ज़त का ख़याल होता है, वोट को इज़्ज़त देता है, वो शख़्स अगर और उसके इक़्तिदार पे अगर कोई सवालिया निशान ना हो, तो फिर तो वो इस काबिल होता है कि वो बोले कि जी ये मेरा फ़ैसला है। एक शख्स जो कि जिसके इक़्तिदार और जिसके पूरे रूल पर, जिसकी हुक्मरानी पर, उस जिसकी हुकूमत पर इतना बड़ा क्रेडिबिलिटी एक का सवाल हो, आयद कर दिया गया हो, जो शख्स जो है वो अवामी मैंडेट से जानता हो कि वो नहीं आया है, तो उसके लिए बासानी तौर पे वो यही कहेगा कि मैं पूछ कर बताता हूँ, मैं ज़ाहिर है इस पोज़ीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर अवाम के वोट से आता तो फिर मैं इस पोज़ीशन में होता कि मैं खुद फ़ैसले कर सकता होता, और अवाम को क्योंकि जवाबदेह भी मैं ही हूँ। लेकिन मुझे जो लेकर आए हैं वो मैं उनसे पूछ कर बताता हूँ। अब ज़रा मौलाना साहब की बात करते हैं। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब आखिर चाहते क्या हैं? मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब एक दिन पहले बोल रहे थे जी कि ये पहली दफ़ा नहीं बोल रहे, एस्टैब्लिशमेंट की लॉन्डी इस पार्लियामेंट को तो वो बहुत दफ़ा कह चुके हैं, जाली पार्लियामेंट है, मैं पार्लियामेंट को नहीं मानता, बहुत लान-तान पार्लियामेंट पे कर चुके हैं, लेकिन इसी पार्लियामेंट का वो बहरहाल हिस्सा भी हैं। लेकिन मौलाना साहब को याद कराते चले कि ये वही पार्लियामेंट है कि जिसकी सबसे बड़ी जमात की जब मखसूस नशिस्तें छीनी गई उससे, और माल गनीमत की तरह दूसरी जमातों में बाँटी गई, तो मौलाना साहब ने भी चुप करके वो सीटें बटोर लीं। इसी ऐवान से, इसी पार्लियामेंट से जो एस्टैब्लिशमेंट की लॉन्डी है, सो एस्टैब्लिशमेंट की लॉन्डी से उनके लिए दूसरे की मखसूस नशिस्तें तस्लीम करना, हड़प लेना, वो मौलाना साहब को काबिल कबूल था। अब मौलाना साहब के हवाले से बहुत लोग लिख रहे हैं जी, सहाफ़ी इस मुल्क के, कि मौलाना साहब ऑपोज़िशन लीडर के तौर पे नज़र आ सकते हैं। तो ये कोई एक बन रहा है, कोई एक माहौल बन रहा है कि जहाँ पे मौलाना साहब ऑपोज़िशन। आप लोग को बताते चलें कि जो ऐवान में कायदे ऐवान होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, वो सबसे पावरफुल पोज़ीशन होती है ऐवान की, और कायदे ऐवान के बाद जो ऑपोज़िशन लीडर होता है वो सेकंड बिगेस्ट पोज़ीशन होती है ऐवान की। मौलाना साहब ऑपोज़िशन लीडर के तौर पे अगर नज़र आएँगे तो वो क्या माहौल होगा? अव्वल तो उनके लिए काबिल कबूल होगा। आप सब यकीनन दिमाग में ये बात रखते हैं कि बिल्कुल काबिल कबूल होगा, क्योंकि मौलाना साहब को जहाँ अपना इंटरेस्ट नज़र आता है, मौलाना साहब भागे-भागे वहाँ चले जाते हैं, और मौलाना साहब जो है वो बार्गेन कर रहे होते हैं इस पूरी सिचुएशन पे, कैपिटलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। सो मौलाना साहब यकीनी तौर पे अंदर-अंदर कोई बातें हो रही हैं, क्योंकि अगर ये बात सरफ़ेस करना शुरू हो रही है, इस पे लिखा जा रहा है, इसकी बाज़गश सुनाई दे रही है, तो इस पर जो है वो कहीं न कहीं वो डिस्कशंस में ये बात आ रही है। मौलाना साहब को कुछ ना कुछ ऑफ़र की जा रही है कि मौलाना साहब कैन आल्सो बी अ कंटेंडर फॉर द ऑपोज़िशन लीडर। एक जो नॉमिनेशन गई है ऑपोज़िशन लीडर कौमी असेंबली में, वो गई है, किसका नाम? महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम। अचकज़ई साहब के नाम पे जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रही हैं, वो कहाँ से हो रही हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से हो रही हैं, और जो चेयरमैन पीटीआई है, ज़राए बताते हैं, वो सबसे बड़ी रुकावट है अचकज़ई साहब के ऑपोज़िशन लीडर बनने के हवाले से। सो अगर तो मौलाना साहब की कोई राह हमवार भी होगी, तो उसके जो कल्प्रिट्स होंगे कि ऐसा क्यों हो गया, अचकज़ई साहब नहीं बन सके, जो कि इमरान खान साहब का डिसीजन था, दैट मीन्स पीटीआई के लोग जो है वो पूरा इसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन उनका ज़रूर रहेगा इन क्रिएटिंग स्पेस फॉर मौलाना टू बिकम द ऑपोजिशन लीडर। अचकज़ई साहब का रास्ता रोका जा रहा है, क्योंकि अचकज़ई साहब पे अभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फुली अलाइन्ड नहीं है उनके नाम पे। उनको लगता है कि जी ये ऑपोजिशन लीडर की भी अगर हमने स्लॉट दे दी अचकज़ई साहब को, और सेनेट में लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, तो हमारे हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल जाएँगी। इमरान खान साहब अपनी लीडरशिप की पोटेंशियल को समझते हैं, वो उनको अंदाज़ा था, जो कि पार्लिमानी सियासत की हद तक। लीगल चैलेंजेस में तो ऑब्वियसली उनको पता है इमरान खान साहब को कि लीगल चैलेंजेस जिस तरह से उनकी जो लीगल टीम है वो फेस कर रही है, इमरान खान इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। जिस तरह से उनकी लीगल टीम ये लेके चल रही है, फिर उन्होंने सलमान राजा साहब का बड़ा उनको खिराज तहसीन पेश किया, और सलमान राजा साहब को बहुत अप्रिशिएट किया।
जो ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पूरी नॉमिनेशन का मामला था, अपॉइंटमेंट का मामला था और जितनी ऑब्स्टिकल्स उनके लिए क्रिएट की जा रही थी, तो सलमान अकरम राजा साहब बहुत प्रोमिनेंस उनकी रही इस पूरे रोल की, उनके और जो सलमान राजा साहब की तारीफ भी इमरान खान साहब ने एक रोज कबल जब मुलाकात हुई थी, जो वहां पर मौजूद थे, वो सब भी गवाही दे रहे हैं कि राजा साहब की वजह से इमरान खान साहब बड़े खुश नजर आए हैं। सो सलमान राजा साहब तो एक वो वन ऑफ हिज लॉयलिस्ट, और जिसने बावजूद इसके कि उनकी सीट के साथ क्या किया था ऑन चौधरी के अगेंस्ट, जो वो लड़े थे, जीते थे, और फिर उनके नंबर्स को किस तरह से वोट्स को ओवरटर्न किया गया और उनको कैसे हराया गया, और फिर ऑन चौधरी साहब जो है, और ऑन चौधरी साहब की बाय द वे ऐवान में रह के क्या कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बट लेट्स लीव इट एट दैट। लेकिन साथ-साथ जो पार्लिमानी सियासत में इमरान खान साहब की टीम है, उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो किस हद तक वो डिलीवर कर सकती है नहीं, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट उनको अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम देना पड़ रहा है। सो अचकज़ई साहब अगर लेट्स से कि अगर नहीं बनते हैं, ऑल्दो हुकूमती साइड भी कहते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। अचकज़ई साहब जो हैं वो उनसे एक रिलेशन, वर्किंग रिलेशन होनी चाहिए। पार्टीज़ के आपस में जो ताल्लुकात होते हैं, पुराने सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं अचकज़ई साहब, एक रिलेशन एक रखते हैं बाकी सारी सियासी जमातों के साथ, और बड़े उनको रिस्पेक्ट के साथ उनको भी एड्रेस किया जाता है, और वो खुद भी जब भी किसी का ज़िक्र करते हैं तो मेरा भाई, मेरा दोस्त, इस तरह करके वो बात करते हैं। सो बड़ा वो इज़्ज़त देते भी हैं और उनको इक्वली वो इज़्ज़त मिलती भी है पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से। सो लिहाज़ा अचकज़ई साहब के लिए इतनी कोई ऑब्जेक्शन हुकूमती साइड से नहीं थी, जितनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से थी। सो लेट्स सी कि ये मौलाना साहब, जिनके हवाले से मौलाना साहब तो बहुत क्लियर एक व्यू रखते हैं पीटीआई के लिए कि जी इस पार्टी के अंदर जो है वो अथॉरिटी ही नहीं है। अथॉरिटी किसके पास है ये भी नहीं समझ आता। एक जेल से बैठ के शख्स जो है वो उनका उनके व्यू है कि वो फैसला भी करता है, तो बाहर आते हैं तो बाहर कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, इस तरह चल रहा होता है। लिहाज़ा ये एक पूरी मामला है। और बैक टू सोहेल आफरीदी। सोहेल आफरीदी साहब को पहले तो वज़ीर आला बनने नहीं दिया जा रहा था, और अब जब वो बन गए हैं तो अब ये कहा जा रहा है कि इनको चलने नहीं दिया जाएगा। सो वो वज़ीर आला भी बन चुके हैं, और वो वज़ीर आला बनकर वो अपनी मुद्दत चलाएँगे भी। कितने अरसे तक चलाएँगे अगरचे दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, बट जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगे तो वज़ीर आला को बहुत स्मार्टली ट्रेड करना पड़ेगा इस पूरे माहौल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक, सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए, और हम अगली वीडियो में कुछ मज़ीद खबरों के साथ, और जो हमारी माय बेस्ट फ्रेंड की सीरीज़ है, उसको भी आपके सामने जल्द पेश करेंगे।